नमस्कार, मनी नाइन के पसंदीदा कार्यक्रम मनी सेंट्रल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। आपकी जेब से लेकर के देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाली तमाम महत्वपूर्ण खबरों को लेकर के हम पहुंच चुके हैं स्टूडियो, और इन खबरों के सटीक विश्लेषण के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार पवन कुमार जी। पवन जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने का। तो चलिए पवन जी के साथ तमाम खबरों का विश्लेषण शुरू करें। उससे पहले आपको ये बता देते हैं कि आज के मनी सेंट्रल में क्या कुछ खास रहने वाला है, किन किन महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चाएं होने वाली हैं, नजर डालते हैं ऑन द शो पर। सबसे पहले बात करेंगे, जरूरत से ज़्यादा बरसात ने बढ़ाई है मुसीबत। जी हाँ, कई जगहों पर अभी भी बरसात के आंकड़े निकल करके आ रहे हैं और उससे क्या कुछ खेती पर असर पड़ेगा, इस पर करेंगे बातचीत। ग्रीन एनर्जी सेक्टर में बड़े निवेश हुए हैं घोषित, कौन कौन सी कंपनियां हैं, किस तरीके का निवेश हो रहा है, डिटेल में होगी बातचीत। सेबी चीफ पर वित्त मंत्री का बयान क्या कहता है। जी हाँ, सेबी चीफ को लेकर के लगातार विवाद बना हुआ है। इस पर सरकार की तरफ से पहली प्रतिक्रिया आई है, क्या कुछ है प्रतिक्रिया और उसके मायने क्या हैं, ये भी हम समझेंगे आज की इस चर्चा में। अब बोनस शेयरों में नहीं होगी देरी। जी हाँ, अगर बोनस शेयरों के लालच में आप शेयर खरीदते हैं तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है। इसके अलावा वर्कफोर्स में बढ़ेगी महिलाओं की हिस्सेदारी। क्या है पूरी अपडेट बताएंगे आपको थोड़ी देर में। और एसपी ग्रुप के आईपीओ को मिली है मंजूरी। आईपीओ को क्षेत्र में लगातार नई सारी अपडेट्स आ रही हैं। क्या कुछ नई अपडेट्स हैं उस पर भी होगी विस्तार से चर्चा, लेकिन इन सब के बीच में बात करेंगे मॉनसून के साथ। सितंबर के दौरान देश के ज़्यादातर हिस्सों में सामान्य से ज़्यादा बरसात हो रही है, जिसका असर खरीफ फसलों पर पड़ सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक सितंबर के पहले पखवाड़े के दौरान देश में सामान्य के मुकाबले 14% ज़्यादा बरसात दर्ज की गई है, और बरसात उन हिस्सों में ज़्यादा है जहां पर पहले भी अधिक बारिश थी। रिसर्च फर्म बार्कलेस की तरफ से तैयार की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक ज़्यादा बरसात की वजह से खरीफ फसलों के उत्पादन में 2 से 4% तक की कमी आ सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में फसलों पर ज़्यादा मार पड़ी है। अब तक बीते मानसून सीजन के दौरान देश भर में औसतन 862.3 मिलीलीटर बरसात हुई है, जो कि सामान्य के मुकाबले 8% ज़्यादा है। सर, ये बरसात से काफ़ी कुछ उम्मीदें लगाई जा रही थी कि अच्छा मानसून है। अब इस तरह की जो रिपोर्ट सामने आ रही है, कैसे आप इसे पढ़ पा रहे हैं, और वो कौन सी फसलें होंगी जो आपको लग रहा है ज़्यादा, जहाँ पे असर ज़्यादा पड़ सकता है? देखिए, मानसून की हालत तो अच्छी है विपुल, इससे पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं, लेकिन देखिए ऐसा हर बार होता है कि जो मानसून है उसके अलावा एक सरप्लस रेन होता है, जो कई बार वो पैची होता है, कई बार वो कई जगह थोड़ा ज़्यादा फैल जाता है। तो जैसे इस बार जो देखने को मिल रहा है वो सितंबर में इतनी बारिश बड़े दिन बाद हो रही है। अब उसमें हुआ क्या है कि जो खरीफ में पैडी के अलावा जो बाकी फसलें हैं जैसे पल्सेस वगैरह, उसको नुकसान है, जिसमें जैसे मान लीजिए आप उड़द का नाम ले सकते हैं, आप अरहर को भी ज़्यादा अगर उसमें पानी जमा हो जाए तो उसको ज़्यादा दिक्कत होती है। तो जो सेलेक्टेड एरियाज़ हैं, जैसे आपके पास तेलंगाना है, आंध्रा है, वो इन एरियाज में जहाँ पे लगातार बारिश अभी हो रही है, उन जगहों पे इसका फ़र्क ये पड़ेगा कि वहाँ पे उसको बोलते हैं आप जैसे ईल्ड बहुत कम हो जाएगा। पर फिर भी जो बार्कलेस जिस हिसाब से एक एस्टिमेट किया है कि 2 से 4% तक की उसमें कमी आ सकती है। मतलब अगर आप देखेंगे तो बहुत अर्ली स्टेज है, अभी ये नहीं कहा सकता कि 2 से, पर अब इन्होंने रिपोर्ट तैयार की है तो कुछ इनके अपने डिटर्मिनेंट्स होंगे, उसके इंडिकेटर्स होंगे। पर मेरी पर्सनल राय आप पूछेंगे तो मैं ही कहूँगा कि इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि जिसमें 2 से 4% का नुकसान हो, हाँ, का नुकसान हो जाए। पर ऑफकोर्स जो एग्जिस्टिंग फसलें हैं वहाँ पे दाल में पानी जमेगा तो ऑब्वियसली पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो ये दिक्कत अभी देखने को मिल रही है, खासकर इन दो राज्यों में। बाकी जगहों पे आप कह रहे हैं ओवरऑल मोर और लेस सामान्य रहने की उम्मीद है, ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है आंकड़ों से या फिर इस रिपोर्ट से। आप हर साल देखेंगे, हर साल 19-20 थोड़ा बहुत होता है, पर बहुत ज़्यादा नहीं हो कि जैसे मान लीजिए अभी बारिश हो रही है तो धान पैडी मेजॉरिटी जो है फील्ड में वो पैडी लगा हुआ है, पर पैडी को ज़्यादा नुकसान अभी नहीं होता है तब तक कि जब तक कि उसमें बाढ़ ना आ जाए। मतलब उसको कहते हैं कि जब पैडी को गले तक, कमर तक पानी में पैडी को दिक्कत नहीं होती, छाती पर पानी में पैडी को दिक्कत नहीं होती, वो गले पर जब पानी आ जाए तब पैडी को दिक्कत है। तो वो वाला जो फसल है वो थोड़ा अभी बचा हुआ है, सुरक्षित है, तो वो खुशी की बात है। वो चलिए ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान होने की अभी जो है पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत रिपोर्ट आई है, अब देखते हैं आगे चल करके ये जो बरसात हो रही है वो अगर आगे और बढ़ती है तो फिर हम इसका दोबारा विश्लेषण करेंगे। इस बीच ग्रीन एनर्जी सेक्टर में अगले 5-6 सालों के दौरान बड़ा निवेश होने की संभावना है। बताया जा रहा है कि आपको बता दें, गुजरात में रिन्यूएबल एनर्जी के कार्यक्रम में अक्षय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि इस सेक्टर से जुड़ी कंपनियों ने वित्त वर्ष 2029-30 तक
32 लाख करोड़ से ज़्यादा का निवेश होने की बात कही है, जिसके जरिए रिन्यूएबल एनर्जी में अतिरिक्त 500 गीगावाट की क्षमता जोड़ी जाएगी। कार्यक्रम के दौरान इस सेक्टर से जुड़ी सभी दिग्गज कंपनियों ने निवेश बढ़ाने की बात कही है। तो सर, ये रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के लगातार जोर चल रहा था और अब इतना बड़ा निवेश की जो बात गुजरात में कही गई है, आप इसे कैसे पढ़ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? आज हमने देखा टोरेंट पावर ने ही 2030 तक 72,000 करोड़ रुपए निवेश की बात की। जो इससे पहले आप मुझे ये बताइए कि जो आज मार्केट में आपने देखा होगा ग्रीन एनर्जी से जुड़ी हुई कंपनियों का प्रदर्शन कैसा रहा है? अच्छा रहा, और खासतौर से जिन कंपनियों ने अनाउंसमेंट की है उनमें और अच्छी तेजी रही है। मैं टोरेंट पावर का इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ जी। तो ये आज देखा होगा, मैंने तो नहीं देखा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो आज मार्केट में ये दिखा होगा। देखिए क्या है, ये सरकार की प्रायोरिटी है। हमने जो कमिटमेंट किया है एमिशन कम करने का, वो सब मिला के आप देखेंगे तो सरकार का ये फोकस है। और बहुत ही सरकार के भरोसेमंद आदमी इस मिनिस्ट्री में लगाए गए हैं काम पे। प्रहलाद जोशी आप जानते हैं उनको। तो जो कल कमिटमेंट गुजरात में हुआ, इसके पहले भी इस तरह के इवेंट हुए, लेकिन इसको जोड़ के हम इसलिए देखते हैं क्योंकि कल का कमिटमेंट जो है उसमें देखेंगे आप कि अभी से लेके एक हॉराइजन इन्होंने तय किया कि 2030 तक साहब हमें 32 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हम करेंगे। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है। अच्छा, 32 लाख इन्वेस्टमेंट का ये अर्थ ये नहीं हुआ कि केवल यही 32 लाख रहेगा। आप देखिए ये सेक्टर को आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि बहुत सारी नई कंपनियां भी आई हैं, खासकर स्टार्टअप जो इस सेक्टर में काम कर रही हैं। ये प्रायोरिटी सेक्टर है। ये इसका ग्रोथ हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं अभी कि कितना आगे जाने वाला है। बहुत संभावनाएं हैं यहाँ पे। तो इसलिए ये जो आप देख रहे हैं, जो कमिटमेंट किया गया है, वो संभावनाओं को देख के किया गया, उसकी फ्यूचर में जो पॉसिबिलिटीज़ आएंगी उसको कैसे टैप किया जा सकता है। तो बड़ी बड़ी कंपनियों ने कल बड़े बड़े वायदे किए, तो सभी तिस्मार खां हैं। तो मुझे लगता है कि ये इससे देखिए एक फ़ायदा और जो होगा वो ये कि इकोनॉमी में एक तरह से कहें तो थोड़ी वाइब्रेंसी होगी, थोड़ा हलचल होगा, एक रिदम बना रहेगा, ग्रोथ की संभावनाएं बनी रहेगी, बिल्कुल एक सेंटिमेंट ऊपर रहेगा। तो ये तमाम चीजें ओवरऑल ठीक है। और इन सब के बीच में रोजगार को लेके जो बात हो रही है वो भी काफ़ी सृजन होगा, क्योंकि टोरेंट पावर ही कह रही है कि 6,000 से ज़्यादा लोगों को हम रोजगार देंगे। तो अगर इतनी कंपनियां जो है जब निवेश करेंगी तो लोग तो लगेंगे ही। हाँ, अच्छी बात है, रोजगार मिले ना। रोजगार मिलते हैं। चलिए, इस बीच सेबी चीफ माधवीपुरी बुच पर लगे आरोपों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आरोपों पर किसी तरह की प्रतिक्रिया देने से पहले आरोपों को लेकर के तथ्यों को ध्यान रखने की आवश्यकता है। वित्त मंत्री ने कहा खुद सेबी चीफ अपनी तरफ से कई आरोपों के जवाब में तथ्य सामने रख चुकी हैं। वित्त मंत्री ने ये बयान एक निजी समाचार चैनल के कार्यक्रम में दिया है। वित्त मंत्री के बयान से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वे फिलहाल सेबी चीफ के समर्थन में खड़ी हैं। देश के प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस की तरफ से सेबी चीफ पर कई आरोप लगाए गए हैं। कांग्रेस ने यह भी कहा था कि सेबी की पूर्णकालिक सदस्य रहते हुए माधवीपुरी बुच को आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से पैसे मिले हैं। सर, क्या मान के चलेंगे, सरकार अभी भी बचाव की भूमिका में है सेबी चीफ के, और कैसे पढ़ रहे हैं आज के वित्त मंत्री के बयान को, क्योंकि सरकार की तरफ से पहला बयान बचाव की भूमिका से ज़्यादा आपको देखना ही पड़ेगा कि देखिए पहली बार सरकार रिकॉर्ड पे गई है ये कहने के लिए कि साहब ऐसा है कि ये हालात हैं, उनको सब कुछ फैक्ट्स रख दिया गया है और अब कुछ दिखाने के लिए नहीं बच गया। तो एक तरह से आप ये मानेंगे कि पहली बार सरकार ने पब्लिक में आकर ये कबूल किया है, ये कहा है कि इनको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अभी इनके खिलाफ हमारे पास ये संकेत है, बिल्कुल ये संकेत है। एज मेनी वर्ड्स में तो नहीं बोला है, पर ये संकेत है उनको एक क्लीन चिट देने का कि अभी कोई दिक्कत नहीं है और सब कुछ फैक्ट्स आ गया है सामने। तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा इसमें कि सरकार जो अभी इस बात से बिल्कुल मुतमईन है कि अभी इनको हटाने की ज़रूरत नहीं, जो समझ में आता है। बिल्कुल। लेकिन बावजूद इसके मैं कहूँगा कि अभी हालात और ख़राब होंगे इनके खिलाफ। जो लोग जो टटोलने में लगे हुए हैं कि इनके खिलाफ कैसे सबूत जाए, वो लेके आएंगे और इनको अपना टर्म निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो ये मान और सरकार एक बार बचाव करके आ गई तो दोबारा आ जाएगी, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। मैं अभी इस बात पे कायम हूं कि इनको रिजाइन करना पड़ेगा, हालात ऐसे पैदा हो जाएंगे। ठीक, लेकिन अभी के बयान से ऐसा लग रहा है कि जो उनकी तरफ से सफाई पेश की गई है उससे सरकार मुतमईन है। देखिए, सरकार के पास कोई दूसरा चारा नहीं है। हम आपको उस दिन भी ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए ये सरकार थोड़े अलग तरीके से फंक्शन करती है। ये पिछले सरकारों की तरह ये बिल्कुल छुई मुई नहीं है। कोई अगर गलत पकड़ा गया तो उस पर रिजाइन नहीं करवाते। ये कोई दोषी होता है तब भी शायद रिजाइन ना हो, तब तक कि जब तक कि पूरी तरह से तहकीकात नहीं हो, जब तक इनको नहीं लगता है कि पानी सिर के ऊपर से गुजरने वाला है, तब अब इनसे इस्तीफा मांग लिया जाए।
बिल्कुल। आप ऑफिशियल्स के अपॉइंटमेंट देखेंगे, भारत सरकार की 10वीं पोस्ट नहीं ऐसी आती है जिस पे इनको लगता है कि अब बवाल हो गया है, अब ज़्यादा पानी सिर के ऊपर से गुजर जाएगा, तब इनसे रेजिग्नेशन मांगा जाएगा या इनको हटाया जाएगा। लेकिन इस केस में सरकार के लिए हालात पैदा हो जाएंगे जब सरकार को इनके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक। तो अब वित्त मंत्री के खाली सफाई देने से काम नहीं चलने वाला है। हाँ, ये बात जरूर है कि सरकार पहली बार रिकॉर्ड में, अभी तक देखिए 2 महीने से तो सरकार बैकग्राउंड में बिल्कुल 2 महीने से कुछ नहीं बोल रही थी। अब जाके इन्होंने ये कहा है कि साहब ये हालात हैं और सब फैक्ट सामने आ गया है। ये नहीं कहा है कि ये दोषी नहीं है, ये नहीं कहा, ये कहा है कि फैक्ट सामने आ गया है। मतलब उन्होंने अपनी सफाई दे दी। हाँ, अपनी सफाई दे दिया। सफाई जो दी है वो उससे संतुष्ट हैं कि नहीं वो देखेंगे, जब जरूरत पड़ेगी तो उस पर फैसला किया जाएगा। ठीक। इस बीच कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने बोनस शेयरों की लिस्टिंग और ट्रेडिंग को लेकर के नया नियम लागू कर दिया है। 1 अक्टूबर से रिकॉर्ड डेट के 2 दिन के भीतर बोनस शेयर ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध होंगे। इस सिलसिले में सेबी की तरफ से सोमवार को सर्कुलर जारी कर दिया गया। मौजूदा व्यवस्था के तहत बोनस शेयर की ट्रेडिंग शुरू होने में 2 हफ्ते तक लग जाते थे। बड़ी राहत है सर कि बहुत लोग जो मतलब ट्रेडिंग करते रहते हैं, उनको जब बोनस मिलता था तो लंबा इंतज़ार करना पड़ता था कि ये बोनस जो एक्स्ट्रा शेयर है, मान लिया 10 शेयर हैं, उसके बदले 20 शेयर और मिल गए, तो वो बाकी के 20 शेयरों को ट्रेड नहीं कर पाते थे, वो खाली पड़े रहते थे। अब कम से कम लोग उसको खरीद सकेंगे, बेच सकेंगे। आज तो खरीद बेच सकेंगे, लोगों की कोई इन्वेस्टर्स के लिए रिलीफ है, मार्केट में बॉयंसी आएगी, मार्केट एक रिदम में आएगा। आप खरीद लेते थे और आप बैठे रहते थे, अब आपके पास तुरंत उसको जैसे आप उसको बोलते हैं टेक्निकल भाषा में लिक्विडेट कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। तो ये सुविधा आपके पास होगी, तो ये बेहतर ऑप्शन है इन्वेस्टर्स के लिए। बिल्कुल, मार्केट के लिए ठीक है, मार्केट के लिए अच्छा है। हाँ। और निवेशकों के लिए खास तौर से जो लोग पहले आईपीओ में भी लोगों को इंतजार करना पड़ता था, अब 3-4 दिन के अंदर फटाफट आपके पैसे भी आ जाते हैं और आईपीओ लिस्ट भी हो जा रहा है, तो पैसे आपके ब्लॉक नहीं होते। ये सबसे अच्छी बात है। यहाँ पर भी पैसे ऐसा नहीं कि आप बेच नहीं पा रहे हैं बोनस शेयर को, आप बेच सकते हैं। उन पैसों से आप कोई दूसरे शेयर खरीदना चाहते हैं जहाँ पर और बोनस मिल सकता है तो वो कर सकते हैं। तो निवेशकों के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। इस बीच देश की लेबर फोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए अब सरकार ऐसी व्यवस्था पर काम कर रही है जिसके जरिए महिलाओं को फ्लेक्सी वर्क प्लान की अनुमति दी जा सकती है। इसके लिए असंगठित क्षेत्र की महिलाओं के लिए अतिरिक्त सोशल सिक्योरिटी की व्यवस्था भी की जा सकती है। फिलहाल इस व्यवस्था पर श्रम सचिव सुमिता दावरा की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया गया है। सरकार की तरफ से किए गए लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक भारत में महिला लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन दर 37% है, जबकि वैश्विक स्तर पर यह दर 50% से ज़्यादा है। सर, क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं और इस खबर के क्या कुछ मायने निकाले जाएं? देखिए, जो वुमेन करियर में आई हैं, जो काम कर रही हैं, ये सरकार नई व्यवस्था बनाने जा रही है तो फ़ायदेमंद, उसके लिए फ़ायदेमंद इस सेंस में होगा कि देखिए कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी है महिलाओं को सोसाइटी में, हर सोसाइटी में, तो उसके हिसाब से आपको सुविधा देनी पड़ेगी काम करने में भी। अब हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ जो लेबर फोर्स में महिलाओं की भागीदारी है वो है ही 37%। जब आप उसकी तुलना करेंगे यूएस के मार्केट से, उसकी तुलना करें यूके से, जर्मनी से, सिंगापुर से, तो ये सब ऑन एन एवरेज आपको सब अराउंड 56-58% के आसपास आपको मिलेंगे। अब सरकार बढ़ाना चाहती है, वुमेन वर्क फोर्स की भागीदारी बढ़ाना चाहती है, तो उसको देना पड़ेगा कि साहब कि महिलाओं को क्या सुविधाएं दी जाए, उसके हिसाब से महिलाओं की भागीदारी बनेगी। अब उसके लिए किया क्या इन्होंने टास्क फोर्स का गठन कर दिया। देखिए क्या है, सबसे पहले तो समझिए कि जो ये फैसला सरकार करने जा रही है, ये इसको आप ज़बरदस्ती किसी भी इंडस्ट्री पे आप नहीं लागू करवा सकते। ये एडवाइजरी इन नेचर है। ओके, ठीक। एडवाइजरी नेचर है, ये कोई ऐसा नहीं कि आपने बोल दिया तो उसको करना ही पड़ेगा। आपसे अपेक्षा की जाएगी, आपसे उम्मीद की जाएगी, आपसे एडवाइजरी होगी ये, लेकिन ये कि आप उसको फोर्स आप मानने के लिए बाध्य हैं, ऐसी कोई व्यवस्था इसमें नहीं होगी। लेकिन इसमें अभी टास्क फोर्स का गठन किया गया है, उसके रिकमेंडेशन आएंगे, फिर सरकार उसके लिए उसको लागू करवाना चाहेगी। उसमें देखिए कौन से फैसले सही हैं, कौन से फैसले मतलब आंशिक रूप से किया जाए, पूरी तरह से किया है। तो नीयत अच्छी है, प्लान अच्छा है, पर इसको करने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन जो भी है देर से ही आए पर दुरुस्त आ जाए तो उसमें क्या बुराई है। बिल्कुल। तो ये मान के चलें कि महिलाओं के लिए जो वर्किंग कंडीशन है थोड़ी और बेहतर होगी उनके घरेलू जिम्मेदारियों को देखते हुए, ऐसा मान के चलें। ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत है एक्चुअली। ये जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं उसके लिए भी ज़रूरत है, और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं उसके लिए भी ज़रूरत है। आप जब तक देखिए क्या है, इकोनॉमी में
जब तक आप महिलाओं को की भागीदारी को, अब आप देखिए सारी बढ़िया बढ़िया इकोनॉमी में वहाँ पे देखेंगे आप महिलाओं की भागीदारी देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ भी अगर आप चाहते हैं कि महिलाओं की भागीदारी बढ़े, उनका जीवन स्तर सुधरे, फैमिली थोड़ी और बेहतर हो, सोसाइटी थोड़ी और बेहतर हो, तो आपको उसको पुश करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो खाली बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ से काम नहीं चलने वाला है। आपको बेटी कमाएगी नहीं। हाँ, उसके 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 5 कदम आगे चलना पड़ेगा। बिल्कुल। चलिए, ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण खबर यहाँ पर निकल करके आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि इस समय सोमवार को बाजार हाउसिंग और मंगलवार को पीएन गडगिल की शानदार लिस्टिंग के बाद शेयर बाजार में दिग्गज कंपनियों के आईपीओ को लेकर के चर्चा अब तेज हो गई है। टाटा ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी टाटा सन्स में 18% से ज़्यादा हिस्सा रखने वाली एसपी ग्रुप ने कहा है कि वे टाटा सन्स के शेयर को बाजार में लिस्ट कराने के पक्ष में है। इस बीच एसपी ग्रुप की इंफ्रा कंपनी एफकॉन्स को भी सेबी से आईपीओ की मंजूरी मिल गई है। एफकॉन्स के आईपीओ का आकार 7,000 करोड़ रुपए होगा। सर, कल जो एक आईपीओ लिस्ट हुआ 100% से ज़्यादा का रिटर्न 4 दिन के अंदर। आज जो लिस्ट हुआ 70-80% का रिटर्न। तो क्या यही वजह है कि हर कोई मतलब कंपनी जो है वो आईपीओ लेकर के आ रही है और निवेशकों की बल्ले बल्ले हो रही है कि उनको 3-4 दिन के अंदर पैसे डबल हो रहे हैं? ऐसा तो कहीं जल्दी बारिश हो रही है, आईपीओ की बारिश हो रही है, तो कमाई भी हो रही है। देखिए इसमें क्या है कि जैसे एसपी ग्रुप की आप बात कर रहे हैं, जिनका बहुत एक मोटा शेयर टाटा सन्स में है, तो जब ये कह रहे हैं तो कोई बात है उसमें। देखिए टाटा सन्स को पहले भी 1-2 बार इसी चर्चा हुई, आधिकारिक रूप से किसी ने नहीं कहा, बट ये हुआ कि उसको टाटा सन्स को लिस्ट कराया जाएगा। जो मार्केट की हालत अब देख रहे हैं, जिस हिसाब से जो डेप्थ मार्केट में आ गया है, जो मार्केट में वॉल्यूम है, जिस मार्केट में जिस हिसाब से इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उस हिसाब से इनको लगता है कि सही टाइम है जब इसको किया जाए। और जो कंपनी एवेल्युएट इस लेवल पे हो रही है, जिस कंपनी जो इतनी बड़ी कंपनी है, रेपुटेशन के हिसाब से भी आप देखेंगे, तो वैल्यू के हिसाब से देखेंगे, वॉल्यूम के हिसाब से आप देखिए, तो उस कंपनी को क्यों न लिस्ट कराया जाए। तो अगर ये कल को हो जाता है तो आप समझिए कि बहुत भारी बात हो जाएगी कंपनी के साइज को देखते हुए। बिल्कुल। और मामूली कंपनी आप देख रहे हैं कि 176% रिटर्न है, 178% रिटर्न है, 100% से ज़्यादा का रिटर्न है 3 दिन में। मतलब बिल्कुल क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो ऐसे में इतनी रेपुटेड कंपनी हैं, तो मेरे ख्याल से मार्केट में एक्सपेक्टेशन भी हाई होंगे, रिटर्न भी बेहतर होगा, इसकी उम्मीद कर सकता हूँ। एक मौका जो निवेशक है उसको मिलेगा। बिल्कुल। चलिए, जो है फिलहाल अब इस कार्यक्रम को तो समाप्त करने का वक्त हो गया। निश्चित रूप से निवेशकों के लिए सबसे अच्छी बात है और उनकी बल्ले बल्ले हो रही है। तो पवन जी, आज की इस चर्चा में आप जुड़े और इन तमाम खबरों का विश्लेषण किया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। तो इस कार्यक्रम को तो यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, लेकिन आप मनी 9 के साथ बने रहिए, क्योंकि आपकी जेब से जुड़ी हुई सबसे ज़्यादा बात यहीं पर होती है। मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।